Hello students, welcome to the Singhania Education. Today we are going to discuss IUPAC nomenclature of organic compound. बहुत important topic है, 11th और 12th इस topic के बगैर अधूरी है. तो हम start करने वाले हैं IUPAC nomenclature. तो first of all, nomenclature की जरूरत क्यों पड़ी? एक सिंपल सी बात है, घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका नामकरण संस्कार किया जाता है. अगर नामकरण संस्कार ना किया जाए तो मान लो पहले तो 2-4 बच्चे हुआ करते थे, तो क्या बोलेंगे, अरे ये पहले नंबर का बच्चा है, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का. लेकिन दुनिया क्या जानेगी, दुनिया ये बोलेगी ये उनके पहले वाले बच्चे का पहला वाला बच्चा है. कितनी एम्बिग्यूटी हो जाएगी. तो हम नामकरण संस्कार इसलिए करते हैं. अब हमारे जो साधारण लोगों के नाम रखे जाते हैं, हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके नाम रख लेते हैं. लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है. अभी तक नोन कंपाउंड जो है 30,000 मिलियन कंपाउंड को हम जानते हैं. इन 30,000 मिलियन कंपाउंड्स को यदि हम नाम दे दें, कुछ नाम से पुकारने लग जाए हर कंपाउंड को, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी होगी इनको लर्न करना, इनको याद रखना. तो क्या होगा, हम सारे कंपाउंड की स्टडी नहीं कर पाएंगे. इस एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए हमने क्या सोचा कि हमको एक ऐसा सिस्टमेटिक और रैशनल कोई तरीका बना लें कि इनको इन सब के नाम याद करना नहीं पड़े, हम स्ट्रक्चर देख के उनका नाम समझ ले कि ये इसका ये नाम होगा. तो हमने वो तरीका बनाया, और वो जो तरीका बनाया वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. उसने बनाया 1947 में. फर्स्ट IUPAC नोमेनक्लेचर का सिस्टम रेडी हो चुका था. लेकिन जब उसको एक्टिव किया गया, उसको काम में लाया गया, तो क्या हुआ, उसमें कई चीजें सुधारने की जरूरत महसूस हुई. तो फिर उसके अंदर रिकमेंडेशंस किए गए, और 1993 में फाइनल जो IUPAC नोमेनक्लेचर का सिस्टम है वो तैयार होके आया. तो हम जो भी पढ़ेंगे वो 1993 के रिकमेंडेशंस के बाद की सारी चीजों को पढ़ेंगे. शुरुआत से चल रही है, उनमें से जो सुधार किए गए वो भी अलग से समझाए जाएंगे. तो हम वही नोमेनक्लेचर का सिस्टम स्टडी करेंगे. तो ये तो बात हुई नोमेनक्लेचर क्यों पढ़ना चाहिए. अब नोमेनक्लेचर का एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है. वो एल्गोरिदम क्या है, वो एल्गोरिदम है कि हम जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेट करेंगे तो सबसे पहले हमें यही पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन्हीं कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं. उन्हीं सारे कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं. अब ये वाली डेफिनेशन मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तभी समझा भी थी, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड है, या तो हम उनकी स्टडी करेंगे या हम कार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन या मोर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स लगा देंगे. तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव. तो हम ये डेरिवेटिव की स्टडी करेंगे या हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन है उसकी वर्ड रूट क्या है. वर्ड रूट मतलब क्या, कंटिन्यूअसली कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, वही उसका क्या कहलाता है, वर्ड रूट कहलाता है. अब अगर उसका डेरिवेटिव है तो उस कंटिन्यूअसली कार्बन चेन में से जो भी हाइड्रोजन रिप्लेस होके दूसरे ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मेन चेन देखते हैं या पेरेंट चेन भी बोलते हैं. मेन चेन कब बोलेंगे, जब हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन होगा तब हम उसको मेन चेन कहते हैं. लेकिन जब हम उसका हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को नोमेनक्लेट करते हैं तो जो वो मेन चेन होती है वो पेरेंट चेन कहलाती है, क्योंकि जो डेरिवेटिव बना है उसका पेरेंट कौन है, वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कंटिन्यूअसली मैक्सिमम नंबर में जुड़े हुए हैं. तो इसलिए हम उसको पेरेंट चेन बोलते हैं. तो हम मेन चेन बोले या पेरेंट चेन बोले तो इसमें कंफ्यूजन में आने की बात नहीं है. अब
जो एल्गोरिदम सबसे पहले बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का, वो एल्गोरिदम क्या था कि हम पहले लिखेंगे मेन चेन के बारे में जानकारी देंगे, मेन हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट प्लस इस वर्ड रूट के पीछे भी कुछ वर्ड्स लगे होंगे, उसको हम बोलेंगे सफिक्स, और कुछ आगे वर्ड्स लगे होंगे उनको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, अब हम समझेंगे। चलिए लेट अस डिस्कस वर्ड रूट इन डिटेल, थोड़ा सा और डिटेल में हम स्टडी करते हैं। वर्ड रूट मतलब क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअस कार्बन एटम कितने जुड़े हुए हैं उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन है, तो इस वर्ड रूट क्या लिखा जाएगा, उसके लिए लिखा जाएगा मिथ। वैसे आप 10th में पढ़ के आए हो, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग है। देखो 11th क्लास में जब हम स्टडी करते हैं तो 11th क्लास के लेवल पे जाके पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्या, अगर एक ही कार्बन है उस कंपाउंड में तो हम क्या बोलेंगे, मिथ। अगर उस कार्बन में कंटिन्यूअसली उस कंपाउंड में कंटिन्यूअसली 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम उसको क्या, उसका वर्ड रूट क्या होगा, इथ। अब अगर मान लो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रो। या 10 तक पढ़ के आ रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ए भी लगाऊंगी। ए कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी थोड़ी देर में। अब अगर मान लो कंटिन्यूअसली 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो क्या होगा, उसका वर्ड रूट होगा ब्यूट, मतलब वो जो कंपाउंड है या तो ब्यूटेन है या ब्यूटेन का डेरिवेटिव है, और इसके बाद में भी हम क्या लगाएंगे, ए। अब अगर मान लो 5 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, हेक्स, 7 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, हेप्ट, 8 कार्बन जुड़े हुए हैं हम क्या बोलेंगे, ऑक्ट, 9 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन, और 10 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, डेक। अब आप देखो मैंने सबके पीछे ए लगाया है, ए कब लगाना है कब नहीं लगाना है अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये जितना भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ आपकी कॉपी में फेयर नोट्स बनना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिवीजन। आपको बार बार रिवीजन करने होते हैं। जितनी जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइंड में छपती है ना, उतनी ही जल्दी इरेज भी हो जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जब माइंड में छपे तो कॉपी में भी छाप लें, ताकि माइंड से जब इरेज हो जाए तो हम कॉपी से रिवाइज करके माइंड पे वापस से उसको प्रिंट कर ले। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी कॉपी में सारे नोट्स प्रॉपरली बने होना चाहिए। अब हम आते हैं, ये वर्ड रूट की बात हो गई, तो वर्ड रूट में तो यही होगा, हमको कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन देखना होती है। अभी वर्ड रूट को और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, जब हम नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे, या मैं यहीं पे डेफिनेशन लिख देती हूँ कि वर्ड रूट होता क्या है। वर्ड रूट, इट इज द लॉन्गेस्ट chain of carbon atom attached continuously and contains, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, contains functional groups अगर है तो, डबल बॉन्ड अगर है तो, and have large number of branches। अभी ये सारी जो बाकी की बातें हैं वो बाद में बताई जाएगी। समझ में आया कि पेरेंट चेन हम किसको बोलेंगे, इट इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ये लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम की, अटैच कंटिन्यूअसली, जो कि एक दूसरे से कंटिन्यूअसली अटैच होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेट चेन।
कैसे भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली जुड़े होना चाहिए। एंड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, यदि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो तो वो पेरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए। पेरेंट चेन का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो पेरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड है, एक है, तो वो पेरेंट चेन में आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ रूल होते हैं उसके, उसको हम इंक्लूड करेंगे पेरेंट चेन में। ये और अब एक और कंडीशन है, हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, उसमें ब्रांचेस भी होगी। तो कभी मान लो दो पेरेंट चेन एक जैसी आ रही है जिसमें 6 कार्बन एटम है, परंतु एक चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं और दूसरे चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, तो हम उस चेन को प्रेफरेंस देंगे जिसमें ज्यादा ब्रांचेस लगी होगी। ये इसकी डेफिनेशन है वर्ड रूट की, और उसको ही हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। और पेरेंट चेन के का ही पेरेंट चेन ही होगी जिसको हम वर्ड रूट के अंदर इंक्लूड करते हैं, वर्ड रूट वही होता है। तो ये बात हो गई हमारी वर्ड रूट की कंप्लीटली। अब हम आते हैं सफिक्स पे। सफिक्स क्या होते हैं? तो जी सफिक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्दर इसको डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। एक होते हैं प्राइमरी सफिक्स जिसको हम 1 डिग्री सफिक्स बोलते हैं, प्राइमरी को हम 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब जो लॉन्गेस्ट चेन है वर्ड रूट है वो तो सिर्फ यही बता रही है कि इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, ये नहीं बता रही है कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, या सारे ही सिंगल बॉन्ड है। ये शो हम नहीं कर सकते, इट मिट प्रोप लिख के ये बात को समझ नहीं सकते। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हमें एक सफिक्स लगाना पड़ेगा जो ये बताएगा कि ये पेरेंट चेन है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम उसके लिए सफिक्स लगाएंगे इन। अगर मान लो उसमें एक डबल बॉन्ड है तो हम उसके लिए सफिक्स लगाएंगे इन, और यदि उसके अंदर एक एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसके लिए लगाएंगे सफिक्स आइन। अब अगर मान लो उस पेरेंट चेन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई इन, 3 हो तो ट्राई इन, ट्राई इन, 4 हो तो टेट्रा इन। इस तरह से हम वर्ड यूज करते जाएंगे। सिमिलरली आइन के लिए भी हम ऐसा ही वर्ड यूज करेंगे। यदि पेरेंट चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने आइन लिखा, 2 होंगे तो हम क्या लिखेंगे, डाई आइन लिखेंगे, 3 होंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई आइन लिखेंगे। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब जो वर्ड रूट है उसमें मैंने ए लगाया था, अब उस बात को समझाने का टाइम आ गया है। अगर मैंने लिखा इथ, यहाँ लिखा मिथ और यहाँ लिखा प्रो, अगर केवल एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तब तो हम क्या करेंगे, इन ऐड कर देंगे। लेकिन यदि इसके अंदर सॉरी इन ऐड कर देंगे, इन ऐड कर देंगे, लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, डाई इन है, तो ये जो डाई इन है ना, डी से स्टार्ट हो रहा है। इन किससे स्टार्ट हो रहा था, वोवेल से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे हमने उस वोवेल को यूज नहीं किया, ए को यूज नहीं किया। लेकिन अगर हम डाई इन होगा तो हम यहाँ पे उस वोवेल को यूज करेंगे और वर्ड रूट के साथ में ए को ऐड कर देंगे। इसीलिए मैंने जब वर्ड रूट लिखा है तो आपको ए लिखाया। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात को और अच्छी तरह से समझ लेंगे। लेकिन अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि इथ के साथ में क्यों नहीं लगाया, मिथ के साथ में क्यों नहीं लगाया। अरे बुद्धू सोचो, एक ही कार्बन है तो क्या डबल बॉन्ड है उसमें, नहीं है। जब डबल बॉन्ड है ही नहीं तो ए लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो इथ है, 2 कार्बन है तो एक ही डबल बॉन्ड होगा। ये बात कब आ रही है, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम ए लगा रहे हैं। अब यहाँ तो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तब भी हम इथ के आगे इन या आइन लगा देंगे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये बात हो गई ए वाली, भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब एक सफिक्स और होता है प्राइमरी सफिक्स, जिसको छोड़ दिया जाता है जनरली पढ़ाते वक्त।
पर मैं उसको इंक्लूड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ही सारी बातों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये होता है YL। जब हम बड़े-बड़े फंक्शनल, बड़े-बड़े ब्रांच को नॉमेनक्लेट करते हैं या छोटी को भी करते हैं, तब हम उसके आगे ये बताने के लिए कि ये ब्रांच है, उसके लिए YL यूज करते हैं। जब आएगा टाइम, जब मैं आपको प्रीफिक्स समझाऊंगी, तब मैं उस बात को एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे जैसे देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बीच बीच में हमको वर्डिंग डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें उनको बाद में कनेक्ट कर देती हूँ डॉट्स को। तो आप इसमें जब वर्ड यूज हो तो आप उसको टेंशन ना लें। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, देन हम सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे, क्या डिनोट करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स डिनोटेड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब इसकी डिटेल्ड स्टडी और फंक्शनल ग्रुप की सबकी करेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप को के कंपाउंड को, मतलब जो कंपाउंड फंक्शनल जिनमें फंक्शनल ग्रुप है उनको नॉमेनक्लेट करेंगे तब। लेकिन सिंपली आपको इतना तो पता है कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर ये OH ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो इसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे ऑल, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लो CHO ग्रुप है तो इसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे L, AL, L सेकेंडरी सफिक्स लगेगा। यदि मान लो कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑन, सेकेंडरी सफिक्स लगेगा ऑन। यदि मान लो एसिटिक एसिड है, कोई एसिडिक ग्रुप है, तो हम उसके लिए लगाएंगे OE एसिड। अब ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट हम बना लेंगे। तो अभी क्योंकि इन कंपाउंड की स्टडी करना ही नहीं है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन को नॉमेनक्लेट करेंगे और वो भी सिंपल वाले। तो क्योंकि कुछ बेसिक रूल्स ही आज पढ़ पाएंगे हम, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। 2-2 घंटे का लेक्चर देखना पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बात हो गई सफिक्स की। अब आते हैं प्रीफिक्स पे आते हैं अब हम। तो बच्चों प्रीफिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होगा प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये उसी ऑर्डर में लिखा जा रहा है जिस ऑर्डर में हम इनको लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम पहले लिखेंगे, देन प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, देन वर्ड रूट को लिखेंगे और देन सफिक्स को लिखेंगे। तो सफिक्स में पहले प्राइमरी लिखेंगे, देन सेकेंडरी लिखेंगे। तो जो ऑर्डर है लिखने का उसी ऑर्डर में इसको लिख रही हूं मैं। तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, या तो कंपाउंड साइक्लिक होगा या स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। अब जो कब बच्चे JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक लेक्चर लास्ट में अलग से तैयार करूंगी। उसमें कंपाउंड होते हैं बाईसाइक्लो और स्पाइरो। ये कुछ अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं, इनको तभी समझाऊंगी जब मैं इसका पूरा लेक्चर बनाऊंगी। तो ये 2 तरह के कंपाउंड और होते हैं। ये साइक्लो, तो आपके जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल साइक्लो कंपाउंड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 2 कंपाउंड उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएंगे, मैंने पहले ही बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोकार्बन है तो ठीक है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है तो उसमें ब्रांचिंग होगी। ये बात सेम उसी तरह की है जैसे कि एक ट्री है, एक ट्री में मेन ट्रंक होती है, ये मेन ट्रंक होती है और इसके साइड में ब्रांचिंग लगी होती है। तो ये जो ब्रांचिंग होती है, इन ब्रांचिंग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इन ब्रांचिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको नॉमेनक्लेट करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रांचिंग होगी उसको हम प्रीफिक्स में रखेंगे और प्रीफिक्स में जो ब्रांचिंग होगी उनके पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ नाम होंगे जिनको हम लिखेंगे उनकी लोकेशन के साथ में। क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग लगी हुई है तो इसकी पोजीशन है, ये नीचे वाली ब्रांच है,
ये सबसे टॉप मोस्ट वाली ब्रांच है। अब यहाँ पेड़ पे तो अपन ने बोल दिया, यहाँ पे जो ट्री है इस पे तो अपन ने बोल दिया टॉप मोस्ट और बॉटम सबसे नीचे वाली ब्रांच, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो वहां पे पर्टिकुलर हमको लोकेशन देनी होगी। तो हम यहाँ पर जो सेकेंडरी सफिक्स है उसमें ब्रांचिंग वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। और ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम शो करेंगे विद देयर लोकेशन, विद देयर लोकेशन। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं जिनके नाम क्या होंगे उसकी लिस्टिंग पूरी करना जरूरी है। इतनी सी जगह में उसकी लिस्टिंग नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको पहले पूरा क्लीन कर रही हूँ और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की टेबल बनवा रही हूँ जो कि आपकी कॉपी के का हिस्सा होना चाहिए, आपकी कॉपी में फेयर बनी होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे वो लिखवाती हूँ। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं? ऑलवेज रिटर्न इन प्रीफिक्स विद देयर लोकेशन। एंड ये क्या होते हैं? पेरेंट चेन की ब्रांचिंग होते हैं। अब ये जो कुछ ग्रुप्स हैं ये हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। अब कहने को आप मुझसे पूछोगे कि मैम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रो एंड नाइट्रोसो ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या बोलती है कि वो ग्रुप, वो एटम या एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determine the chemical properties of compound is known as functional group। अब जैसे ही आप 12th में एंटर करोगे तो हेलो एल्किन हेलोरिन्स पढ़ोगे, तो ये जो कंपाउंड है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके कारण से होगी? हेलोजन एटम के कारण से होगी। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि मैम फिर आपने इसको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्यों बोला? तो जब आईयूपीएसी सिस्टम बन रहा था नॉमेनक्लेचर का, तब जब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप को, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में है उनको हम नॉमेनक्लेट कर रहे थे, तो हमने फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी के ऑर्डर डिसाइड कर दिया था कि किस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। रिएक्टिविटी के बेस पे हमने ऑर्डर डिसाइड कर दिया था। मान लो दो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है और एक एल्कोहलिक ग्रुप है, तो अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा जिसको हम सफिक्स में लिखेंगे? तो क्योंकि एसिड ज्यादा रिएक्टिव है अल्कोहल से, इसलिए एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो रिएक्टिविटी के बेस पर प्रायोरिटी को डिसाइड किया गया। अब जब रिएक्टिविटी के बेस पर प्रायोरिटी को हम डिसाइड कर रहे थे तो ये जो ग्रुप थे, ये कुछ ग्रुप थे, ये उस ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, अरे छोड़ो, इन सारे ग्रुप को बाहर निकालो और अब हम इनको कैसे बिहेव करेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यूज करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप जैसे यूज करेंगे ही नहीं, नॉमेनक्लेचर करते वक्त, नामकरण करते वक्त, ये बात ध्यान रखना है। तो उन्होंने इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की कैटेगरी में रखा। अब ये सारे ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इनका नाम सफिक्स में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो भी नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम हमेशा, इन ग्रुप्स का नाम हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इनको हम आगे क्यों लिख रहे हैं, तो ये बात पूरी समझा दी है मैंने। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं जो मैंने लिखे हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो नाइट्रोसो, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। ये डाई है जो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये आर क्या है? ये है आर एल्काइल ग्रुप। तो इस आर को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आर क्या है? वैसे तो आप 11th 10th में पढ़ के आते हो, पर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हो, बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हो, या फिर एक रिविजन की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि भूल भी जाते हैं। वहां केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती है 10th में, तो 11th में आके तो भूल ही जाएंगे ना हम। तो अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो पहले मैं इस एल्काइल ग्रुप की लिस्टिंग भी करवा देती हूँ। मैं जितना भी लिख रही हूँ ना बोर्ड पे, उतना आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो अब हम समझने वाले हैं एल्काइल ग्रुप्स को। तो देखो, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो एल्केन्स के, एल्केन्स किसी भी एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को
तो देखो एल्केन्स आपको पता है, वर्ड रूट में हमने इसको पढ़ लिया, मीथेन, अगर उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन आएगा। अब ये जो एल्केन है, हम एल्केन की बात कर रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अगर आपको ये नहीं आता तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट लेक्चर है, उसमें मैंने आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन की है। तो CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर इसका इस हाइड्रोकार्बन में से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, रिप्लेस नहीं, रिमूव कर दूं, तो इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या हुआ? CnH2n+1, +2 में से 1 गया तो +1। ये जो ग्रुप बन जाएगा ये एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एक वैलेंसी खाली हो रही है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? बॉन्ड लगाएंगे। अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये था एल्केन हाइड्रोकार्बन, तो इसका सफिक्स लगा था एन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन लगा था। लेकिन ये क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन गया तो इसका जो सफिक्स होगा वो क्या लगेगा? YL, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था कि YL भी क्या होता है? सफिक्स ही होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। तो यहाँ पे जो बनेगा उसको हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। अब ये सॉरी, फॉर्मूला इधर आएगा, ये होगा अल्काइल ग्रुप और ये होगा CnH2n+1। यहाँ पे ये क्या होगा? एल्केन, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। अब मैं इसका एल्केन का पहला मेंबर लेती हूँ, मीथेन। मीथेन में से अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा? CH4। अब ये मैं कैलकुलेट कर करके बताऊंगी नहीं, आप 11 के बच्चे हो, आप रख लेना, n की जगह 1 रखोगे तो CH4 बनेगा। अब ये देखो CH4 जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया बाहर, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप, ये N हटा और ये YL लग गया। ये N सफिक्स था क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ये ब्रांचिंग बन गया तो इसका सफिक्स लग गया YL। ये YL इज शोइंग दैट कि ये ब्रांचिंग में ग्रुप आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप बना है वो बना है CH3, मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से मैं दूसरा मेंबर ले लूं, इथेन, तो क्या होगा? C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाऊंगी तो क्या बनेगा? C2H5। C2H5, एक वैलेंसी खाली हो गई है कार्बन की, कोई भी कार्बन हो, अभी हमको नहीं पता, हमने एक कार्बन की वैलेंसी खाली हुई है तो एक बॉन्ड लगाया है, और इस ग्रुप को हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप। फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के बेसिस पे, जो कि हम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन को नॉमेनक्लेट करेंगे, उसी वक्त में वो पार्ट पूरा एक्सप्लेन करूंगी और बहुत अच्छे से करूंगी। तो अब आ रहा है अगला ग्रुप, प्रोपेन। अगला जो हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, प्रोपेन का जो फॉर्मूला होगा C3H8। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा? प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल ग्रुप, और इसको हम क्या लिखेंगे? C3H7, एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया। अब प्रोपेन के बाद आएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूंगी, C4H10। ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगी तो क्या बनेगा? ब्यूटाइल ग्रुप। ब्यूटाइल ग्रुप। अब ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है, एक वैलेंसी खाली की है तो हमने एक बॉन्ड लगाया, C4H9। इस तरह से 10 मेंबर्स तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आप अपनी कॉपी में अपने आप से लिखोगे, ये समझ लो आपका होमवर्क है। तो इस तरह से ये एल्काइल ग्रुप्स है। अभी मैंने एक ग्रुप और लिखा था, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप लिखा था, वो था OR। ये जो होता है ना, ये ईथर में होता है, आपने ईथर पढ़ा है, डाइमिथाइल ईथर, CH3O CH3। 10th में छोटा छोटा पढ़ के आते हो ना, वहां पे पढ़ा है आपने, ये ईथर है। तो ये जो ग्रुप है ईथर में, ये वाला जो ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं ईथर एल्कोक्सी ग्रुप।
एल्कोक्सी कब बोलेंगे? जब R डिफाइन नहीं होगा। यहाँ R डिफाइन हो गया है, मिथाइल हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। अगर ये R C2H5 हुआ, अब मुझे ये लिखना पड़ रहा है C2H5 क्योंकि पेरेंट चेन का दिक्कत है। अगर मैं वहां पे C2H5 या CH3 लिख देती तो पेरेंट चेन वो बन जाता। तो यहाँ पर ये जो C2H5 आ गया ना, OR, तो ये क्या बन गया? इथॉक्सी, क्योंकि यहाँ पे इथेन ग्रुप आ गया। तो ये जो O के साथ में R जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, उस एल्काइल ग्रुप के हिसाब से हम इसका नाम रखेंगे एल्कोक्सी ग्रुप। हमने क्या किया? जनरल फॉर्म लिखा है। अब आप जब लिखेंगे तो क्या आएगा इसका नाम? मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, प्रोपॉक्सी, पेंटॉक्सी, इस तरह से नाम रखे जाएंगे। हालांकि इतने बड़े बड़े इथर के ग्रुप होते नहीं है, छोटे ग्रुप में ही हम उसको ज्यादा स्टडी इतने बड़े बड़े ग्रुप्स की नहीं होती है। तो इस तरह से ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पूरी लिस्टिंग करवा दी है, सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को एक्सप्लेन कर दिया। एक आध दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी रहेंगे, जब मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगी तब वहां पे वो एक दो और आएंगे तो वो समझा दूंगी। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अब आती है बारी कि नाम, अभी तक तो आप खाली रूल ही बता रहे हो, मतलब आप सारी लिस्टिंग ही लिस्टिंग करवाते जा रहे हो। नॉमेनक्लेचर कब करवाओगे मैडम? तो बस अब बारी क्या है? नॉमेनक्लेट करने की ही है। तो सबसे पहले आपको रूल समझने पड़ेंगे नॉमेनक्लेट करने के लिए या नॉमेनक्लेचर करने के लिए किसी भी कंपाउंड का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ और उसको समझाती जाऊंगी और उसके साथ में रूल्स भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे तरीका अब मैं समझाने जा रही हूँ। तो हम सबसे पहले कौन से कंपाउंड को नॉमेनक्लेट कर रहे हैं? हम उन कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट कर रहे हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें अभी हम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन को अलग से लेक्चर लेके नॉमेनक्लेट करेंगे। यहाँ पे नॉमेनक्लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल हाइड्रोकार्बन को ही नॉमेनक्लेट करेंगे, जिसमें कुछ ब्रांचिंग लगी होगी पर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम जो नॉमेनक्लेचर के लिए एल्गोरिदम यूज करेंगे वो क्या रहेगा? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें सफिक्स कौन सा होगा? प्राइमरी सफिक्स ही होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो होंगे नहीं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे लगेगा ही नहीं। अब हम जो हाइड्रोकार्बन को नॉमेनक्लेट कर रहे हैं वो स्ट्रेट चेन है। साइक्लिक के लिए पूरा चैप्टर पूरा लेक्चर अलग बनेगा, तो साइक्लिक है ही नहीं इसमें। तो ये स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड है, तो इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लगेगा, केवल और केवल सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेंगे। तो हमारे पास में ये एल्गोरिदम अभी थोड़ा छोटा हो गया है। जैसे जैसे कंपाउंड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ये एल्गोरिदम पूरा कंप्लीट आता जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम फर्स्ट सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले वर्ड ग्रुप को देखते हैं नॉमेनक्लेट करते वक्त। तो वर्ड ग्रुप में हमको क्या देखना है? कॉन्टिन्यूसली लॉन्गेस्ट कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5, तो हमारा वर्ड रूट हो गया पेंट। अब ये वर्ड रूट पेंट ही होगा, ए तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, हम डबल बॉन्ड वाले कर नहीं रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए नहीं आएगा। अब यहाँ पे पेंट वर्ड रूट हो गया, प्रीफिक्स क्या लगेगा? कोई भी ब्रांचिंग नहीं है इसमें, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, ये वाला पार्ट भी चला गया। अब बचा क्या? सफिक्स। सफिक्स में कौन सा सफिक्स आएगा? प्राइमरी सफिक्स। और क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? एन। तो ये जो हो गया कंपाउंड, ये हो गया पेंटेन। जो फर्स्ट कंपाउंड लिखा मैंने वो है पेंटेन। और यहीं पे थोड़े थोड़े चेंज करके मैं लिखती जाऊंगी बार बार एग्जाम्पल, और यहीं पे इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? पेरेंट चेन को देखना या मेन चेन को देखना। ये क्या होती है? ये लॉन्गेस्ट चेन होती है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करते हैं, अगर हो तो डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग को भी चेक करते हैं। अभी देखने की जरूरत ही नहीं थी, ब्रांचिंग थी ही नहीं। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी हम वो रूल्स भी सारे देखेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल कि सबसे पहला काम है कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन को देखना। ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट चेन ही होगी,
वो हो सकती है कि कार्बन इस तरह अलग अलग पैटर्न में जुड़े हों, लेकिन वो कंटिन्यूअसली जुड़े होना चाहिए। हो सकता है इस तरह की चेन हो, इस तरह की चेन भी हो सकती है। तो आप देखो 1 2 3 4 स्ट्रेट में तो 4 ही है, 1 2 3 4 इधर से भी 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ देखो कंटिन्यूसली जुड़ने वाले कार्बन देखना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन आ रहे हैं। तो इसकी जो पेरेंट चेन हो गई वो 6 कार्बन एटम की हो गई। तो आपको क्या देखना है, कंटिन्यूसली एक दूसरे से अटैच्ड कार्बन एटम देखना है। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड होगी तो साइकिल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आना चाहिए, वहां पे भी हम वही चेक करेंगे पेरेंट चेन में। तो पेरेंट चेन में क्या चेक करना है, कंटिन्यूसली जुड़े हुए कार्बन देखना है। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो चेन मिले वो स्ट्रेट हो, वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ करके जुड़ सकते हैं कार्बन एटम। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अभी और एग्जाम्पल करते जाएंगे तो समझ में आती जाएगी, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लूंगी तब बात को समझना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। मैंने इसमें ब्रांच लगाया है, एक ही ब्रांचिंग लगाई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आपको हर तरफ से चेक करना है, 1 2 3 4। तो अगर मैं ये चेन देख रही हूँ तो 4 आ रहे हैं, इसमें से भी 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 वाली चेन नहीं लेना है, 5 वाली लेना है। तो 5 वाली चेन जो आ रही है वो स्ट्रेट चेन आ रही है। तो इसका जो वर्ड रूट आ गया वो आ गया पेंट। अब यहाँ पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग किस कार्बन पे है, इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, नंबरिंग देना पड़ेगा पेरेंट चेन। तो नंबरिंग इज टू बी डन इन सच ए वे दैट योर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट्स लोवेस्ट लोकेशन। बात समझ में आई, नहीं आई, समझाती हूँ। हमको इस तरह से नंबरिंग करना है इस चेन को कि जो आपका ब्रांचिंग जुड़ा हुआ है उसको लीस्ट नंबर मिले, सबसे छोटा नंबर मिले। इस वाली चेन में मैं नंबरिंग करके देखती हूँ, इधर से भी करूंगी उधर से भी करूंगी। आपको लॉन्गेस्ट चेन पता पड़ गई स्ट्रेट वाली है, तो आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना है। नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3। आपके जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको लोकेशन मिली है 2। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती तो 3 मिली है, इधर से नंबरिंग करती तो 1 2 3, इधर से भी 3 मिलता। तो अब हम यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में किधर से भी नंबरिंग करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम क्या है, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप। तो 3 के बाद हम डैश लगाएंगे और क्या लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल आएगा किसमें, प्रीफिक्स में। और क्योंकि इस कंपाउंड का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल से, तो इसका एम जो है वो हम कैपिटल बनाएंगे। बहुत ध्यान रखने की बातें हैं। कुछ छोटी छोटी बातें आप गलत कर देते हो तो नंबर कट जाते हैं, अगर इसको स्मॉल बना दोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंट। अब सफिक्स की बात आती है तो इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो सफिक्स क्या आएगा, एन। ये हमारा इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी वर्ड रूट आप चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों दो वर्ड रूट मिल रहे हैं, दोनों में ही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5 है। तो ये एक दूसरे की रेप्लिका है, ये चेक करना पड़ेगा कि एक दूसरे की रेप्लिका है। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अलग भी हो। तो चेक करने के लिए मैं क्या देखूंगी कि ये जो ब्रांचिंग लगी हुई है, ये जो ब्रांचिंग लगी हुई है, अगर मैं इसको पेरेंट चेन समझती हूँ तो किस पे लगी हुई है, अगर मैं इसको नंबरिंग करूंगी तो 2 नंबर वाले कार्बन पे लगी हुई है। और यदि मैं इसको देखूं, इसको मेन चेन लूं, तो यहां से अगर देखूं तो भी ये 2 नंबर वाले कार्बन पे लगी हुई है। या मैं किधर से भी नंबरिंग करके देख सकती हूँ, मेरे को जब सेम है या नहीं है वो चीज देखना है तो मैं किधर से भी नंबरिंग करके देख सकती हूँ। तो अभी नंबरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबरिंग कब देखना है हमको, जब हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोकेशन देने की बारी आती है तब।
अब हमको ये समझ में आ गया, या तो हम ये चेन ले या ये चेन ले, दोनों सेम है। अभी इस सेम चेन को देखना और दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगी। तो क्या होगा, इसको अब नंबरिंग करने की बारी आई। अगर मैं नंबरिंग करती हूँ इधर से, तो 1 2 3 4 5 आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मिलती है लोकेशन 2। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोकेशन मिलती है 4। तो कौन सी नंबरिंग सही है, जो मैंने ऊपर लिखी है। तो ये वाली नंबरिंग हो गई हमारी रॉन्ग। अब इस चेन, इसका जो पेरेंट चेन है, इसका वर्ड रूट क्या है, पेंट। मैंने सारे पेंट वाले ही लिखे थे कंपाउंड। प्रीफिक्स में क्या आएगा, मिथाइल आएगा। उसकी लोकेशन क्या है 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल पेंट एन। क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स आ जाएगा एन। तो इस तरह से ये कंपाउंड को हमने नॉमेनक्लेट कर दिया। अब हम और एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़े से अब कॉम्प्लेक्स लिखूंगी ताकि रूल भी आपको समझ में आते जाए। ये मैंने 3 कंपाउंड और लिखे हैं। अब मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखा है, क्योंकि मैं सारे स्ट्रक्चर आपको समझा चुकी हूँ, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है, आपको इनको समझना है तो मेरे आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है और एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सिखाया है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिर से एक रिवीजन के तौर पर समझा देती हूँ कि जितने भी कार्बन होते हैं, हर कार्बन पर हर पॉइंट पर कार्बन होता है। कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 और यहाँ, सब जगह कार्बन होगा। अब इसकी वैलेंसी को डिसाइड करके आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या ग्रुप लगा है, CH3, क्योंकि एक वैलेंसी, एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 वैलेंसी खाली है। यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 वैलेंसी खाली है। यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है तो कितनी वैलेंसी खाली है, 3, तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे जाएंगे तो कितने लगेंगे, 3। इस तरह से आप पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं कार्बन की वैलेंसी को काउंट कर करके। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बना है तो वो डबल बॉन्ड इस तरह से बना के देंगे, तो वहां पे आप वैलेंसी को काउंट करके, यहाँ पे ये वैलेंसी 2 सेटिस्फाई करी, 2 बॉन्ड ने, और एक करी है एक बॉन्ड ने, तो 3 सेटिस्फाई हो गए, हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको नॉमेनक्लेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। तो लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढने पे ब्रांचिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, ब्रांचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गिनना पड़ता है। अब हम गिनते हैं अलग अलग चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले स्ट्रेट चेन को चेक कर लिया, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर जाएं या इधर जाएं, दोनों केस में हमको सेम चेन मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये वाली चेन लो या ये वाली चेन लो, दोनों एक दूसरे की रेप्लिका, क्योंकि बाकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सब सेम जगह पे लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट जो बात देखनी है वो देखनी है, और भी कोई चेन बन रही है क्या, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 आ रही है, तो ये वाली चेन नहीं हो सकती। तो अब हमें 2 चेन मिल रही है जो एक दूसरे की रेप्लिका है, और वो या तो इधर जाए या इधर जाए, तो हम स्ट्रेट वाली लेंगे, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन हो गई वो हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बारी है नंबरिंग करने की। तो numbering is to be done in such a way that your subsequent groups gets lowest location. हम इसी रूल पर अड़े रहेंगे। लोवेस्ट सम रूल भी होता है, लेकिन लोवेस्ट सम रूल कहीं ना कहीं वायलेट हो जाता है, तो वो लोवेस्ट सम रूल नहीं यूज करके, कहीं बुक में दिया हुआ है, आपको वो रूल यूज नहीं करना है। कब वायलेट हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, लोवेस्ट लोकेशन का रूल, क्योंकि 93 के रिकमेंडेशन के बाद में वही रूल को एक्सेप्ट किया गया है। तो क्या होगा, हमको इस तरह से देना है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोवेस्ट लोकेशन मिले। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक से ज्यादा है तो आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखना पड़ेगी।
हमारा पेरेंट चेन में पहला कार्बन ये 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इधर से नंबरिंग पे देखूं तो आपके पास में तीनों मिथाइल ग्रुप है। पहले लिख लो तीनों मिथाइल ग्रुप। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली सीखने के लिए, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाती है, बाद में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आपके मिथाइल ग्रुप को जो नंबर मिला है यहाँ पे 2 और 6 और 6, जबकि मैंने नंबरिंग कहाँ से की है, राइट साइड से की है। अगर मैं लेफ्ट साइड से इसको नंबरिंग करती हूँ तो क्या होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो आपके मिथाइल ग्रुप है ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से। मिथाइल ग्रुप को नंबरिंग मिल रही है 1 2 3 3 3 3 3 7। अब आपको दोनों की नंबरिंग देखना है। यहाँ पे देखो पहले ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे इसको 2 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, तो बाद की लोकेशन नहीं देखना, क्योंकि सबसे पहला प्रेफरेंस, पहला जो हमको लोवेस्ट लोकेशन मिल गई किसी भी ग्रुप की, हम उसी को सही नंबरिंग मानेंगे। तो हमारी जो नंबरिंग सही होगी वो कौन सी होगी, नीचे वाली। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, बात पूरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर में एक ही बात को 2 बार बताना लेक्चर की लेंथ को बढ़ाना है। आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो। तो अब हमारे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो वर्ड रूट तो क्या है, यहाँ पे 8 कार्बन है, तो वर्ड रूट है ऑक्ट। एन लगेगा ये पता है क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। बात किसकी है, प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं और तीनों सेम लगे हुए हैं। तो तीनों प्रीफिक्स को हमको उनके नाम के साथ में लिखना है, साथ ही जितने नंबर ऑफ प्रीफिक्स लगे हुए हैं उतने नंबर ऑफ प्रीफिक्स भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मिथाइल लगे हैं 3, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब इनके लोकेशन क्या है, पहला लगा है 2 पे, देन 6 6, तो आप लिखोगे 2, आप नाम क्या लिखोगे इसका, 2 6 6 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। बात ध्यान रखना है, टी कैपिटल बनाना है क्योंकि नाम स्टार्ट हो रहा है टी से, तो आपको टी को कैपिटल बनाना है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो उन सबकी लोकेशन बताना है। 266 अगर लोकेशन रिपीट होती है तो भी उसको 2 बार लिखना है, और जितनी बार रिपीट हो रहे हैं ग्रुप उतनी ही बार आपको लिखना है। इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने नीचे एग्जाम्पल अलग लिखा है, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। मैं ये क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा बोर्ड साफ होता जाएगा, आपको अच्छे से क्लियरिटी से दिखता जाएगा। चलिए इसमें भी हम मेन चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से भी 8 आ रहे हैं, इधर से भी 8 आ रहे हैं। इस अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान लूं तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इथाइल। एक और 2 कार्बन है तो ये इथाइल है। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान लो तो ये भी इथाइल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की रेप्लिका है, क्योंकि ये ग्रुप सेम जगह पे लगा हुआ है इसलिए ये रेप्लिका है। या तो ये चेन है या तो ये चेन है, और कोई चेन आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई भी चेन नहीं आ सकती है। तो हम कौन सी चेन ले, स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, क्योंकि जब हमको स्ट्रेट चेन मिलती है तो हम स्ट्रेट चेन ही प्रेफर करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, नंबरिंग करना है। यहाँ पे ये ग्रुप है इथाइल, ये ग्रुप है मिथाइल। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 कार्बन है, तो ये है इथाइल ग्रुप। यहाँ पे सिंगल है तो ये है मिथाइल ग्रुप। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके इथाइल ग्रुप को मिल रहा है 3 नंबर और मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है 6 नंबर। मैं लिख देती हूँ कि जब मैं राइट साइड से नंबरिंग कर रही हूँ तो इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप मेरे पास में 2 ग्रुप है, इथाइल को 3 मिल रहा है और मिथाइल को मिल रहा है 6। अब मैं इधर से नंबरिंग करके इसको चेक करूंगी,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को आपको मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है 3, मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है 3 और इथाइल ग्रुप को मिल रहा है, इथाइल ग्रुप को मिल रहा है 6। अब यहाँ पे हम पहली वाली लोकेशन तो दोनों तरफ से क्या हो रही है, टाई हो रही है, और दूसरी वाली लोकेशन भी क्या हो रही है, टाई हो रही है, दोनों में टाई हो रहा। तो फिर किधर से नंबरिंग की जाए? तो नंबरिंग को देखने के लिए हम क्या देखेंगे, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको लोवेस्ट लोकेशन मिलना चाहिए। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ राइट साइड से, तो इथाइल को 3 मिल रहा है, मिथाइल को 6 मिल रहा है, तो हमारी जो नंबरिंग करेक्ट होगी वो कौन सी होगी, राइट साइड वाली, मतलब नीचे वाली। तो ऊपर वाली नंबरिंग अब गलत हो गई। अब हम नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे? आपके पास में दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक तो इथाइल है जो कि आ रहा है 3 पोजीशन पे, और 6 पोजीशन पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 6 पोजीशन पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो हमने इसकी नंबरिंग तो कर दी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको लोवेस्ट लोकेशन मिलेगी, जो बाद में आएगा उसको हाईएस्ट लोकेशन मिलेगी, उससे ज्यादा वाली लोकेशन मिलेगी। लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो वो ग्रुप जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबरिंग, और जो बाद में आता है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल, वर्ड रूट कितना है, 8 कार्बन का है, तो ये हो गया ऑक्टेन। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल, सॉरी 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। ऐसे कंपाउंड दिए ही जाते हैं एग्जाम में जहां पे आप क्या करो, गलती करो, आपसे गलती हो जाए, आप रूल भूल जाओ, तो आपको रूल भूलना नहीं है, ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। देखो सारे कंपाउंड मैंने सोच समझ के लिखे हैं, मैं आपको रूल नहीं लिखवा रही हूँ, रूल आपको बुक में देख करके अपने नोट्स में बनाना है खुद से। इसका रीजन ये है कि आप एक बार और रीड करोगे, और रीड करके आप बुक से नोट्स बनाओगे तो आपका एक बार और रिवीजन होगा। देखो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जितना ज्यादा रिवीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतने ही आप मास्टर बनोगे। मैं भी रिवीजन से ही मास्टर बनी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन मांगती है और आपको करना है, इसलिए आप ये ना बोले कि मैडम रूल लिखवाओ, रूल नहीं लिखवाऊंगी, बुक में से आप सिस्टमेटिकली देख देख करके लिखते जाएंगे, मैंने जो एग्जाम्पल करवाए हैं उसके साथ में उसको ऐड करते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब आती है बारी इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 की चेन ली है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों तो एक दूसरे की रेप्लिका हो गई, क्योंकि इसको देखें तो सेम पोजीशन पे लगे हुए इन दोनों की नंबरिंग के हिसाब से। अब आते हैं, और कोई चेन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो है नहीं, ऊपर जाएंगे तो भी 7, तो वो भी नहीं है। तो अब हमारे पास में एक ही चेन है, तो हम मतलब दो रेप्लिका चेन है, तो हम उसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रेट चेन वाली। अब आती है बारी नंबरिंग की, तो यहाँ पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप। तो अब आपके पास में 3 ग्रुप है, एक तो मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा इथाइल। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं राइट साइड से तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके इथाइल ग्रुप को मिला है, राइट साइड से कर रही हूँ, तो इथाइल ग्रुप को मिला है क्या, 3, और मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है 6 और 6। और यदि मैं लेफ्ट साइड में करूं, लेफ्ट साइड से करूं, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5
6, 7, 8। तो जो मिथाइल ग्रुप है उनको मिल रहा है कितना, 3, 3 और इथाइल ग्रुप को मिल रहा है 6। अब देखो पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे तो दोनों सेम है, तो यहां से तो हम कुछ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहां से देखो, यहाँ पे इसको लोवेस्ट लोकेशन मिल रही है मिथाइल को, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे मिथाइल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेशन मिल रही है। तो जो हमारी नंबरिंग होगी वो लेफ्ट साइड से करेक्ट है, राइट साइड से रॉन्ग है। आपकी कॉपी में दोनों तरफ की नंबरिंग लिखो और इस तरह से लिख करके आप राइट एंड रॉन्ग लगाओ। रूल को लिखो कि numbering is to be done in such a way that your substituent groups, all the substituent groups gets lowest location. अगर पहले substituent group का लोकेशन टाई होता है तो हम नेक्स्ट ग्रुप के लोकेशन में लोवेस्ट लोकेशन को देखेंगे। तो जो आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया वो हो गया 3,3 डाइमिथाइल और 6 पर क्या है, इथाइल। अब देखो 3 और 3 डाइमिथाइल और 6 पे क्या आ रहा है, इथाइल। इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है ग्रुप्स को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते वक्त डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा को इंक्लूड नहीं किया जाता है। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेन ग्रुप मिथाइल, मिथाइल का एम और इथाइल के ई से ही देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 इथाइल, 6 इथाइल 3, 3, 3,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है सब्सिक्वेंट ग्रुप को, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हमको नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट करना है। अभी तक हमको दो चेन मिल रही थी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की, तो रेप्लिकाज मिल रही थी। लेकिन अब ऐसी चेन है जो रेप्लिका नहीं है, एक चेन में 6 कार्बन है और दूसरी में भी 6 है, लेकिन दोनों चेन अलग अलग है। तो कौन सी चेन को हम मेन चेन मानेंगे, मेन चेन को कौन सी चेन को हम कंसीडर करेंगे पेरेंट चेन, वो हमको सीखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम है। ये दोनों चेन तो रेप्लिका है। मैंने बोला रेप्लिका है मतलब क्या, मैं इस पे नंबरिंग डाल के देख लेती हूँ, 3, 4, 5, 6। 5वें नंबर पर अगर मैं इसको मेन चेन मानती हूँ ऊपर वाले को, तो 5वें नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और अगर मैं इस वाली को मानती हूँ तो 5वें ही नंबर पे एक और मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ये दो चेन तो रेप्लिका है, पर यहाँ पे 6 कार्बन एटम की एक और चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6। अगर मैं इसको पेरेंट चेन लू तो ये डिफरेंट है चेन है, हमको 2 तो रेप्लिका मिली, 2 एक जैसी मिली, ये वाली और ये वाली, और एक मिली जिसमें भी 6 कार्बन है, वो अलग है, रेप्लिका नहीं है। तो मैंने आपको रेप्लिका देखना बता दिया है कैसे देखना है। अब किधर से भी नंबरिंग करो, ये नंबरिंग सही नहीं है, ये नंबरिंग नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नहीं है, ये केवल चेन को चेक करने के हिसाब से कि रेप्लिका है या नहीं। अब हमको इसमें से मेन चेन देखना है कि कौन सी लें, ये वाली लें कि ये वाली लें, क्योंकि ये वाली और ये वाली तो एक जैसी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं पेरेंट चेन इसको लेती हूँ, इस चेन को पेरेंट चेन कंसीडर करती हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस पेरेंट चेन में ब्रांचिंग कितनी है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग में एक ही ग्रुप लगा हुआ है, वो है CH2, CH3, CH3। अब ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये हम पढ़ेंगे बाद में, H लगेगा, बाद में हम पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को करेंगे तब। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस वाली स्ट्रेट चेन को मेन चेन लूं तो क्या है, 2 ब्रांचिंग लगी हुई है छोटी छोटी। तो जिस पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग होगी, हम उस वाली पेरेंट चेन को कंसीडर करेंगे एज ए मेन चेन।
तो यहाँ पर जो हमारी मेन चेन हो गई वो कौन सी हो गई, स्ट्रेट वाली। अब बाकी के रूल वैसे ही लगेंगे, कैसे, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इज टू बी डन इन सच अ वे दैट योर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट्स लोवेस्ट लोकेशन। इधर से नंबरिंग करती है तो इसको सेकंड मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रही हूँ तो आपकी ब्रांच को मिल रहा है फोर्थ, इसलिए इधर से नंबरिंग करेक्ट है। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब सेकेंड नंबर पे है मिथाइल ग्रुप और थर्ड नंबर पे है इथाइल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, ये हो गया कंपाउंड का नाम। तो इस तरह से आपको नॉमेनक्लेट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपके सारे रूल को कवर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बोल रही थी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना करके कैसे करना। लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी होती जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ उस टाइप के कंपाउंड में नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगी, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन को नॉमेनक्लेट करवाते वक्त, क्योंकि यहाँ पर रूल समझाते समझाते ही 1 आवर करीब हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।